सो गाइज लेट अस स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस देख लिया है। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन। हमने कैलकुलस के इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि कैलकुलस का अप्रोच क्या होता है। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस, दैट इज डिफरेंशिएशन। उसके बाद सॉल्व द प्रॉब्लम for all small pieces individually and after that integrate the solution. Okay, तो ये जो पार्ट है integrate the solution, that is the part of integral calculus. Okay, तो आज हम इसकी बात करेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन जो है गाइस कम से कम 2 मार्क्स के लिए गेट में आने वाला है, कम से कम 2, मैक्सिमम मे बी 4 मार्क्स तक। ठीक है, सो हर साल एवरेज 2 to 3 मार्क्स इंटीग्रेशन में से आते हैं गेट के अंदर। एंड ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपकी प्रैक्टिस मेरे लेक्चर से ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, जैसे हमने कल का जो लेक्चर था उसमें मैक्सिमम मिनिमा देखा, उसमें क्या था, आपने लेक्चर अटेंड किया, आपने कंसेप्ट डाइजेस्ट किया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। वेयरएज इन इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग काफी चीजें डिस्कस करेंगे, बट उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें कम से कम आप 200-250 क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तब आप बोल सकते हो कि आपने प्रैक्टिस किया है इंटीग्रेशन। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। बिफोर स्टार्टिंग आपके पास जो पीडीएफ है गाइस वर्कबुक का, उसमें से इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ओके, इंटीग्रेशन के सारे जो फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए, तो वो फॉर्मूला के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज फॉर्मूला गाइस। ये जो फॉर्मूला है सारे के सारे ये आपको याद होने चाहिए। ओके, सो आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देख लो, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देख लो और इसमें से सारे फॉर्मूला जो है इसको आज लेक्चर में रेडी रेफरेंस के तौर पे यूज करना पड़ेगा। ओके, सो गो थ्रू दिस फर्स्ट। तो गाइस ये जो फॉर्मूला है उसमें 28, 29 एंड 30, खास करके 28। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर एक्चुअली नॉट फॉर्मूला, दीज आर रूल्स। यहां तक ये सारे फॉर्मूला है। ओके, एंड दीज 3 आर रूल्स। तो इसमें से जो 28 नंबर है यूवी रूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास फाइल है उसको आप रेडी रेफरेंस के तौर पे अपने पास रखिएगा, इट विल बी रिक्वायर्ड। ऑलराइट गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन। हमको पता है इंटीग्रेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर द बाउंड्री इज नॉट गिवन, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस अ कांस्टेंट। ओके, एंड देयर कैन बी समथिंग लाइक कि जिधर हमको बाउंड्री दी हुई है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसमें हम लोग ये लिमिट जो है वो प्लेस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर नंबरों का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 1 का क्यूब हम लोग प्लेस करते हैं। राइट, वी ऑल नो दिस। तो ये जो है गाइस, दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब जहां पे हमारे पास कोई बाउंड्री दी हुई है तो वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा इंटीग्रेशन, वी विल बी गेटिंग अ नंबर। अगर ये बाउंड्री बोल दिया जाए कि a equals to 1, b equals to 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे, वी विल बी गेटिंग आंसर एज अ रियल नंबर। ऑलराइट, सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसमें एक कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे आएंगे तो अगर यहाँ पे 100 है, 1000 है, कोई भी नंबर है तो वो 0 हो जाएगा। सो इफ एनीथिंग इज देयर तो उसका इंटीग्रेशन ये होने वाला है। दैट्स व्हाई जब हम उसका डिफरेंशिएशन ये होने वाला है। सो दैट्स व्हाई जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो साथ में वी एड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच कैन बी एनी नंबर। ठीक है, और जब हम बाउंड्री दे के इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। सो दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। एवरीबॉडी नोज indefinite and definite integral.
सो दिस इज वेरी बेसिक थिंग, हम लोग ये करते ही आ रहे हैं। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि गेट में इंटीग्रेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या है और इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सो वी विल डिवाइड दिस लेक्चर इनटू 2 पीसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट अप्रोच कि कोई एक क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं, क्योंकि आज आप सबका एक्सपीरियंस होगा इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन देख के हमको लगता है कि ये करना चाहिए या ये फिर ऐसे करना चाहिए या फिर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, राइट। मल्टीपल वेज कैन कम इनटू माय माइंड, ऐसा होता है कि नहीं, राइट, क्योंकि इंटीग्रेशन टॉपिक ही ऐसा है। सो व्हाट आर द अप्रोचेस, कोई एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यू कैन नोट दिस डाउन। अप्रोच टू सॉल्व एन इंटीग्रेशन क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रोच विल बी, जैसे हमने लिमिट्स में लिखा था ना कि तीन अप्रोच लिखे देंगे, ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन या कुछ मॉडिफिकेशन या फिर एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। वैसे ही यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई आउट डायरेक्ट इंटीग्रेशन और बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ओके, डायरेक्ट इंटीग्रेशन या फिर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज हमें इंटीग्रेशन ट्राई करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। यू हैव टू नोट दिस डाउन। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन या इससे काम नहीं बना, कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे फैक्टराइजेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। मतलब कि क्वेश्चन में हम कुछ तोड़ के, कुछ सिंप्लीफाई करके, कोई फॉर्मूला यूज करके, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी यूज करके कुछ चेंजेस करने का ट्राई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। दैट विल बी आवर सेकेंड अप्रोच। अगर इन दोनों से काम नहीं बना, देन वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। हम कोई चीज को अज्यूम करेंगे, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स या कॉस एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, ऐसा कुछ भी अज्यूम करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, और फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल को, ठीक है। अगर ये तीनों तरीके से काम नहीं बनता है क्वेश्चन में, ये तीन में से एक भी रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है, देन आई शुड गो फॉर यूवी रूल। ये अभी हमने जो देखा था पीडीएफ के अंदर 28 नंबर का जो रूल था, ओके, फॉर्मूला लिस्ट के अंदर 28 नंबर का जो था, दैट इज अवर यूवी रूल। तो मतलब दिस इज द प्रायोरिटी सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आप यूवी कर दो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पता चल ही जाएगा कि ये करना है या ये करना है या ये करना है। बट अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये सीक्वेंस में जाना चाहिए। सबसे पहले ऐसे ट्राई करो, अगर यहां से नहीं होता है तो फैक्टराइज या कोई ऑपरेशन करने का ट्राई करो, अगर वहां से नहीं होता है तो सब्स्टिट्यूशन के लिए स्कोप है कि नहीं ये चेक करो, और अगर वहां से नहीं होता है देन ट्राई टू अप्लाई यूवी रूल, ठीक है। ओके, गुड। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अप्रोच बाय अप्रोच हम लोग सबको देखेंगे कि किसमें क्या कैसे करते हैं हम लोग। सो लेट अस गो फॉर सीक्वेंस वाइज इक्वेशन करने हैं आज के लेक्चर में। सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गाइस, आज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए आज के लेक्चर में। सो अगर आपको क्वेश्चन 1 का आंसर मिल जाता है, यू कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 2, तो आप आगे बढ़ सकते हो ऐसे आज के लेक्चर में, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे दिख रहा है कि वी विल बी गोइंग फॉर द डायरेक्ट अप्रोच ओनली। फॉर्मूला लिस्ट में जो सबसे पहला फॉर्मूला है x रेज टू n, उसको यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट अप्रोच विल बी देयर। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
-3 + 1. Okay, so this is x is to -2 means 1/x². तो अगर इसमें इंफिनिटिव रख दे तो मुझे मिलेगा -1/∞ माइनस माइनस प्लस, so this is 0, so my final answer will be 1/2. 1/∞ will be 0 and final answer will be 1/2. Then go for question number 2. -∞ to ∞ 1/1 + x² dx, ये इंटीग्रल चाहिए मुझे। फॉर्मूला लिस्ट में देखो कहीं पे मिल रहा है क्या ये? (1/1 + x²). We can compare it with this one, 25th. a = 1 अगर रख दे तो यही है हमारे पास 1/x² + 1, so that is tan inverse x, क्योंकि a = 1 हो रहा है। समझ में आ रहा है? so इसका इंटीग्रेशन है tan inverse x। Yes, what is the answer, everybody? π/2 minus π/2, so that is pi. Everyone is getting this answer, pi. बड़ा ही सिंपल है, राइट? tan इनवर्स इंफिनिटिव पाई होता है, ये तो पता होना चाहिए सबको। गुड। अब हम थोड़ा ये दो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। नाउ वी हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर वेरिएबल डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x माइनस box x. Okay, where this box x denotes largest integer less than or equal to x. तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? रीड द क्वेश्चन ट्वाइस वंस अगेन। एक और बार पढ़िए और जरूरत पड़े तो दूसरी बार भी पढ़िए। तो ये फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है? दिस इज राइट नाउ एक्टिंग एज अ फ्लोर फंक्शन x की जो वैल्यू है उसके सबसे नजदीक का छोटा इंटीजर। ठीक है, जैसे कि x अगर 0 से 0.99 के बीच में है तब तक बॉक्स x की वैल्यू होगी 0। x 1 से 1.99 है तब तक इसकी वैल्यू होगी 1। समझ में आ रहा है? हमें क्या बोला है? बॉक्स x डिनोट्स द इंटीजर लेस और इक्वल टू वैल्यू ऑफ x। सो इसमें क्या होगा? देखो 0.25 से शुरू करना है हमको इंटीग्रेशन। 0.25 से 1 तक इसकी वैल्यू 0 आएगी बॉक्स x की, और 1 से लेके 1.25 तक इसकी वैल्यू आएगी 1, राइट? तो द सेम इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट में, 0.25 से 1 तक x माइनस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी, प्लस 1 से लेके 1.25 तक x माइनस 1, क्योंकि तब उसकी वैल्यू 1 आएगी।
समझ में आया ये एक पीस फंक्शन है। x 0 से 1 है तब तक ये फंक्शन की वैल्यू 0, x 1 से 2 है तब तक ये फंक्शन की वैल्यू 1, x 2 से 3 है तब तक ये फंक्शन की वैल्यू, तो ये फंक्शन ऐसे जा रहा है आगे। दिस इज अ पीस फंक्शन। ओके, तो अलग अलग रीजन में उसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो 0 से 0 मतलब 0.25 से शुरू हो रही है लिमिट, तो यहां से लेके 1 तक उसका इंटीग्रेशन फंक्शन का प्लस 1 से लेके 1.25 तक इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2 माइनस x। तो इसमें लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे हमको। इसका आंसर आ रहा है 0.5। ओके, एवरीवन इज गेटिंग दिस। बी केयरफुल विद द कैलकुलेशंस। इसकी जगह पे अगर सीलिंग फंक्शन होता है ना तो उल्टा होता है, द नेक्स्ट बिग इंटीजर। तो 0 से 9.99 तक 1, 1 से 1.99 तक 2, 2 से 2.99 तक 3, उसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। सो नाउ ये थे बेसिक डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के कुछ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि कुछ अगर कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक या कुछ फैक्टराइजेशन या कुछ अगर करना पड़े वैसे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इंटीग्रेशन में देयर विल बी मोर देन वन वेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस करने के बाद शॉर्टेस्ट वे या इजीएस्ट वे कौन सा लग रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार वही वे आप भी इस्तेमाल करें, बट प्रैक्टिस के बाद आपको भी समझ में आने लगेगा कि दिस इज मोर कन्वीनियंट। बट अभी आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब cos x प्लस आई साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, उससे कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। आज का लेक्चर पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है गाइस। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मैं आपको चाहे सबसे अच्छे से भी पढ़ाऊं तो भी आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको प्रैक्टिस साथ में करना है। ओके, तो देखो गाइस, एक तरीका जो यहाँ पे देख के हमारे दिमाग में आ सकता है, दैट इज cos x प्लस आई साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे हो जाएगा cos² x माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो cos² x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे 1 हो जाएगा, राइट। दैट कैन बी वन वे। और फिर ऊपर जो बचता है उसको एक्सपांड करके उसका इंटीग्रेशन करें। बट आई कैन सी वन इजियर वे जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद आपके जहन में आना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका बाकी है तो लुक हियर, e रेज टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, एंड e रेज टू माइनस आई थीटा विल बी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, ये होता है कॉम्प्लेक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। और अगर इसमें हम एंगल की वैल्यू रखते हैं π/4 या जो भी वैल्यू आ रही है, तो फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स का रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आई वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपको अभी लिखना है। जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं अभी याद है, नोट दिस डाउन इन योर बुक, इसको यहां पे रखेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, राइट। सो अगर e रेस टू माइनस पावर समथिंग है, दैट इज 1 अपॉन e रेस टू आई एक्स, तो ये ऊपर आ जाएगा। e रेस टू माइनस आई एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन e रेस टू आई एक्स, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये है हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में। e रेस टू ए एक्स विल बी e रेस टू ए एक्स डिवाइड बाय ए कांस्टेंट। ओके, और अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे हम लोग। सो वी आर गोइंग टू गेट e रेस टू 0 इज 1, e रेस टू आई पाई। अब यहाँ पे ये लगाएंगे हम टू गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा, cos पाई प्लस आई साइन पाई। x की जगह पे पाई है यहाँ पे। -1 upon 2i. What is cos pi? Cos pi is -1. Sin pi is 0. So here I get -2 upon 2i, that is -1 upon i. -1 itself is I square. -1 itself is I square, right? So I square upon I. So that's how I will get the answer as I. Okay. Once again हमने क्या किया, e raised to ix एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका यूज किया यहाँ पे, बिकॉज e raised to के साथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबसे इजी होता है कैलकुलस में। e raised to एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज काइंड ऑफ द इजीएस्ट, राइट। तो फिर उसका हमने इंटीग्रेशन किया और फिर रिवर्स किया, एक्सपोनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आए उसको वापस। लेट्स मूव अहेड देन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम फंडा आपको यूज करना है, e रेस टू आई एक्स वाला। ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 5। सेम फंडा, e रेस टू आई एक्स इक्वल्स टू cos x प्लस आई साइन एक्स। ओके, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद रखना चाहिए, क्योंकि e रेस टू आई एक्स का इंटीग्रेशन सबसे इजी होता है। e रेस टू आई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेस टू आई टी अपॉन आई, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। e रेस टू आई थीटा हमने देखा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस एनीथिंग रेस टू 0 is 1 upon I. So here I am getting 1/2 plus I root 3/2 minus 1 upon I. ठीक है, तो अब ये दिस इज -1/2 प्लस I root 3/2 upon I. अब जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं रहना चाहिए, ऐसा ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर i से मल्टीप्लाई पूरा टर्म और नीचे आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो यहां पे भी -1 और इधर भी माइनस हो जाएगा। That will be cancelled out.
दिस विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है. ओके गुड. सो ये गाइस हमने देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स या ट्रिग्नोमेट्री या कुछ यूज करना पड़े तो हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. नोट डाउन दिस क्वेश्चन प्लीज. ओके. देखो यहां पे वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन. लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन. लिसन वेरी केयरफुली. मुझे यहां पे दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए. कैसे बताओ. अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. 2x dx इक्वल्स टू dt. ओके. तो ऑलरेडी x इंटू dx है यहां पे मेरे पास. सो दैट इज वाई आई कैन सी कि आई शुड यूज सब्स्टिट्यूशन. तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जब मुझे कोई जो चीज मुझे अज्यूम करनी है इक्वल्स टू समथिंग, जो चीज मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं उसका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन का कोई पार्ट अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है देन आई शुड यूज सब्स्टिट्यूशन. समझ में आ रही है बात. इसको मैं अज्यूम करना चाहता हूं t, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x. तो 2x नहीं है बट x तो है ना यहाँ पे. सो देयर इज अ पार्ट इन मल्टीप्लीकेशन, देन थिंग्स विल बी इजी अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो. देखो क्या हो जाएगा. x dx विल बिकम dt by 2. तो इसको हम यहाँ पे रख दे अगर, तो इंटीग्रल क्या मिलेगा. x इंटू डी एक्स विल बी dt by 2 एंड cos x स्क्वायर विल बी cos t. तो ये बहुत ही सिंपल हो गया ना. 1/2, ये 1/2 को आगे ले जाएंगे. 1/2 cos t dt. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस. अब लिमिट्स की बात करते हैं. यहां हमारा वेरिएबल था x, तो ये x की लिमिट थी कि x इज रनिंग फ्रॉम 0 टू π/4. अब हमारा वेरिएबल है t विच इज x स्क्वायर. तो हमें x स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा है वो चाहिए. तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो x स्क्वायर यानी कि t वो भी तो 0 ही होगा ना. ओके. सो इनिशियल लिमिट विल बी 0 ओनली. जब x इक्वल्स टू π/4 होगा तो t इक्वल्स टू π²/16 होगा क्योंकि t इक्वल्स टू x स्क्वायर है. सो अपर लिमिट विल बी π²/16. ठीक है ना. समझ में आई है. यू हैव टू ऑल्सो सब्स्टिट्यूट द बाउंड्री पॉइंट्स. अगर आपने ये कर दिया बट 0 से π/4 में चले गए तो आप गलती कर रहे हो. मैंने वेरिएबल चेंज किया तो वेरिएबल की लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. तभी मुझे सही आंसर मिलेगा. समझ में आ रही है बात सबको. सो नाउ व्हाट डू वी हैव. कॉस का इंटीग्रेशन विल बी साइन टी. एकदम सिंपल. अपॉन 2 तो है ही. 1/2 इज देयर. 0 से लेके π²/16. अब देखो गाइस यहां पे भी एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है. π²/16 की कैलकुलेटर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इन रेडियंस. ओके. तो या तो कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड में ले जाओ या फिर π²/16 इसमें पाई इक्वल्स टू 22/7 या 3.14 समथिंग डॉट 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 डाल के जो वैल्यू मिली उसके साथ मल्टीप्लाई दिस विद 180/π. तब जाके मुझे डिग्रीज में आंसर मिलेगा. समझ में आ रही है ना बात. पाई में कुछ भी है एंगल तो दैट मीन्स वो रेडियन में है. तो कैलकुलेटर में आप π²/16 साइन में डालना चाहते हो तो आपको कैलकुलेटर रेडियन मोड में करना पड़ेगा या फिर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके साइन में डालें. ठीक है. साइन 0 is 0 obviously. So what is the answer we are getting? अप टू 3 डेसिमल मुझे पूछा है. राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल. तो 0.289 is the correct answer.
तो दिस इज हाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन। ओके, अगर कोई एक चीज जो मेरे क्वेश्चन में है उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिख रहा है कहीं पे, तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू इन क्वेश्चन नंबर 7? यहाँ पे क्या है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला याद है तो ये होगा। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, अभी तो शुरुआत करी है हमने, बट सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो है उसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, आई होप नेक्स्ट वीकेंड के लेक्चर तक आप उसको याद कर लेंगे। दिस इज समथिंग लाइक दिस। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही होता है ये 1/√1 - x²। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ओनली, राइट? तो अगर मैं रख दू साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स आई विल गेट this much will be, ये जो पोर्शन है पूरा, this is my dt only, right? तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो साइन इनवर्स 0 विल बी 0। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो साइन इनवर्स ऑफ 1 विल बी π/2। ठीक है, तो ये हमारे लिमिट सब्स्टिट्यूट हो। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, सो सिंपल t² dt। कितना सिंपल है, सोचो। अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे तो यही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोई मेथड से करने का ट्राई करे देन इट इज वेरी बिग क्वेश्चन, राइट? बट अगर सब्स्टिट्यूशन मुझे पता है तो थिंग्स कैन बी वेरी इजी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे cos² x होना चाहिए, x प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे। ओके, cos² x भी होना चाहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ गाइस दिस इज डिफरेंट देन द प्रीवियस वन, cos x का स्क्वायर। ओके, वो x का स्क्वायर करके उसका cos किया था, यहाँ पे cos x का पूरे फंक्शन का स्क्वायर है। एवरीबॉडी इज गेटिंग द डिफरेंस? दिस इज नॉट cos x का स्क्वायर, ये पूरे cos x का होल स्क्वायर होता है, एंड इट इज डिफरेंट देन दिस वन, है ना? ये बताए सबको। मेक अ नोट ऑफ दिस, जब भी मेरे पास cos² x या sin² x हो, then I should always use this। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है इसको यूज करना चाहिए। जब भी मेरे पास cos² x या sin² x हो तो यही यूज करना है आपको। दिस विल बी द क्विकेस्ट मेथड। ओके, सो व्हाट डू आई गेट? इसको नोट बना के लिख देना। और sin² x क्या होता है? 1 - cos 2x/2। गेट रीड ऑफ द स्क्वायर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो नाउ इसको अंदर ले जाएंगे। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग जाएंगे यूवी रूल पे, फोर्थ अप्रोच। हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन या बेस्ड ऑन फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स का जो ऑपरेशन करना होता था वो कैसे किया। सिमिलरली वी कैन गो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चंस देखे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ वन, यूवी रूल। ओके, तो यूवी रूल क्यों यूज करना पड़ेगा इधर? देखो, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है इसका। ओके, ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूशन करे जो साथ में हो, जिसका डिफरेंशिएशन साथ में हो, ऐसा भी कहीं पे दिख नहीं रहा है। ओके, सो विल बी गोइंग फॉर यूवी रूल
तो पहले तो आगे का जो सिंपल है उसका अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, प्लस ये 1/2 बाहर ले लिया मैंने, 0 to पाई x cos 2x। ठीक है, अब इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज यूवी रूल। सो व्हाट इज यूवी रूल? इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो u and v, then what we get is, याद है ना सबको, पीडीएफ में बताओ आपको, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटीग्रेशन v dx into dx। ओके, तो इसको अब इंप्लीमेंट करेंगे यहां पे। और दूसरा अभी हमने देखा था एल हॉस्पिटल के टाइम पे, दिस इज द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? दिस इज द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये है u लेने का सीक्वेंस। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक टर्म है तो उसको u लेंगे, अगर इनवर्स टर्म है तो उसको u लेंगे, अगर x वाला कोई टर्म है एल्जेब्रिक टर्म तो उसको u लेंगे बाकी फंक्शंस के पहले। तो यहाँ पे है x, सो दिस विल बी u एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर v। ओके, दिस हैज टू बी द सीक्वेंस। हमने इसकी डिटेल में बात करी थी एट टाइम ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये जो लॉग है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर कैलकुलस, एंड एक्सपोनेंशियल ई रेज टू एनीथिंग इज द इजीएस्ट फॉर्म, इजीएस्ट टाइप ऑफ फंक्शंस, राइट? तो यहाँ पे देखो ज्यादा काम हम लोग v के साथ कर रहे हैं और u को जितना हो सके उतना हम कम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मतलब जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको u लेना चाहिए। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? एवरीबॉडी? अब यहां पे यूवी रूल अप्लाई करेंगे। पूरे यूवी के बाहर लिमिट लगती है, यूवी के अंदर जो इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट लगाओगे तो काफी बार सेम आंसर मिलेगा, बट वैसा नहीं करना चाहिए, एंड पे लगा सकते हो। Sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1, 0, pi square by 4 becomes the answer. So that is about UV rule. ओके, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ट्राई टू सॉल्व दिस विदाउट, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं और कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आप कर सकते हो। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, साइन क्यूब थीटा डी थीटा।
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई। तो गाइस इसमें एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। इसको यूज करके आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर या मुझे एग्जैक्टली ये फॉर्मूला याद नहीं है या प्लस माइनस किधर आता था मैं भूल गया हूं, तो देयर इज अनदर अप्रोच ऑल्सो जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसको पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, काम खत्म। जब cos थीटा और sin थीटा मल्टीप्लीकेशन में है ना फंक्शन में, देन बेस्ट वे इज टू सब्सटीट्यूट, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन sin होता है, sin का होता है cos। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, cos थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं t ले लू, एक ये चीज मुझे मिल गई। सेकेंडली लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी मैंने, ठीक है। सो हियर दिस विल बी 1 to -1 sin थीटा d थीटा विल बिकम माइनस dt। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है गाइस हमारे पास, अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूं तो ओरिजिनल जो इंटीग्रल है उसका नेगेटिव हो जाता है। सो वी ऑलरेडी हैव वन माइनस साइन, वी विल यूटिलाइज दिस। तो मैं ये लिमिट्स को उल्टा कर देता हूं तो ये माइनस साइन निकल जाएगा, ओके। तो अगर मुझे मेमोरी में ये चीज नहीं याद आ रही है एट दैट मोमेंट, देन आई कैन ऑल्सो गो फॉर अनदर वे। That is the answer we are getting. आप यहां से करोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा 4/3। आई इंसिस्ट कि आप दोनों तरीके से अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में वी हैव टू अप्लाई यूवी रूल। अब u किसको लेंगे, ऑब्वियसली वी विल टेक x इक्वल्स टू u। हमने देखा ना वो रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर द इजीएस्ट, तो उसको v रखना है। वी विल बी टेकिंग x इक्वल्स टू u और इसमें uv रूल अप्लाई करके आई वांट एवरीवन्स आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इज अनबाउंडेड। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, फंक्शन अनबाउंडेड है कि बाउंडेड है वो नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इज अनबाउंडेड, मतलब हमें इन चारों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये चार में से कोई किसी का आंसर इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव आ रहा है क्या। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लिमिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल आंसर। तो ये आपके होमवर्क में है ये क्वेश्चन। एक्चुअली 4 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे आपको। आप 4 चीजों का इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें से फाइंड करेंगे कि किसमें आंसर इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव आ रहा है। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तब जाके
वो इंटीग्रल को हम अनबाउंडेड बोलेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, विच ऑफ द इंटीग्रल इज अनबाउंड, वो पूछा हुआ है। मतलब सारे 4 के 4 ऑप्शन जो है उसका इंटीग्रेशन करके देखना पड़ेगा। आंसर जिसका इंफिनिटिव या माइनस इंफिनिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे बाउंड्री नहीं है, ठीक है। सो वो ट्राई करना पड़ेगा। एवरीबडी गॉट दिस। ये हमने देखा प्रैक्टिस 4 अप्रोच बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। हमने क्या देखा, सबसे पहले बेसिक या तो डेफिनेशन या प्रॉपर्टी के ऊपर से इंटीग्रेशन। इसके बाद हमने देखा फैक्टराइजेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। उसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूशन एंड एट द एंड हमने देखा यूवी रूल, ठीक है। तो ये हमने एप्लीकेशन बेस्ड देख लिया। नाउ विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, सो गाइज आपके पास जो आपके ये पीडीएफ है उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है हमको। सो ओपन दैट पीडीएफ्स। ये जो पीडीएफ है अभी उसकी बात करनी है हमको। यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल्स जो हमारे हैं उसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। सो we'll be discussing about this properties। first of all वर्बली डिस्कस करेंगे और इसमें से जो प्रॉपर्टी में हमको जरूरत पड़ेगी उसमें हम लोग बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि कोई भी फंक्शन का अगर वेरिएबल चेंज कर दो तो उससे इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किया, उसकी जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी करते हैं अगर हम लोग, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली, राइट। सो दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वेरिएबल का नाम अब हम कोई भी दे दे उससे इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी सीन कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी की जगह पे इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए कर दे, तो इंटीग्रल की वैल्यू विल बी नेगेटिव देन द ओरिजिनल वन, राइट। प्रॉपर्टी 1 और 2 में डाउट है किसी को? प्रॉपर्टी 1 और 2 में किसी को डाउट है? ओके, नाउ प्रॉपर्टी 3 स्टेट्स कि हम इंटीग्रेशन को चाहे जितने भी चाहे उतने पीसेस में कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स हमने अभी जो किया था ना 0.25 से लेकर 1.25 तक हमारे पास इंटीग्रेशन था, तो इसको हमने 2 पीस में डिवाइड कर दिया था। 0.25 से 1 प्लस 1 से 1.25, राइट। So we can do this for any number of pieces we want. Okay, A से C1 plus C1 से C2 plus C3 से C2 से C3 plus C3 से लेकर B तक, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट तक हम कोई भी रास्ता लेकर जा सकते हैं, ठीक है। एंड इवन अगर हम एंड पॉइंट से आगे जाके वापस आना चाहे देन ऑल्सो इट इज वैलिड। I can also do it like this, 0.25 से 2 प्लस 2 से 1.25। ओके, ये रिवर्स में आया, थोड़ा सा वापस आया हम लोग, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में ही होना चाहिए सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स। आप आगे जाके भी वापस आ सकते हो, स्टिल द आंसर विल रिमेन द सेम। समझ में आ रहा है आपको? मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाना है, मुझे अहमदाबाद से मुंबई जाना है 500 किलोमीटर, बट ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई से आगे मैं पुणे तक जाके वापस आया,
then also my absolute distance now will be 500 kilometers only. समझ में आ रही है बात? So we can make any number of pieces. Everybody? Clear? Okay. Now fourth property is very interesting. Please pay attention. Fourth property is very interesting. मैं फंक्शन में जो हमारा वेरिएबल है उसको लिमिट्स के साथ ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं. ओके, देन ऑल्सो दिस इंटीग्रल विल हैव द सेम आंसर. समझ में आ रहा है? दिस इज 2 से 3 तक एक्स स्क्वायर dx. तो आई कैन राइट इट लाइक 2 plus 3 minus x का square dx. This is going to give me the same answer. Okay, replacing the variable with help of the limits. Okay, then this is a valid point. तो अगर ये लिमिट मेरी 0 से शुरू होती, अगर ये लिमिट 0 से लेके a तक होती, तो क्या हो जाता? इट वुड हैव बीन लाइक दिस ओनली. ठीक है? ये कुछ ओके. अब हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बेसिक है, सबको पता होनी चाहिए वैसे तो, ऑड फंक्शंस एंड इवन फंक्शंस के बारे में. ओके, सो व्हाट इज एन ऑड फंक्शन एंड व्हाट इज एन इवन फंक्शन? अगर वेरिएबल को नेगेटिव करने पे फंक्शन की वैल्यू एज इट इज रहती है, देन इट इज इवन फंक्शन. जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो उसमें माइनस एक्स रखे तो माइनस एक्स का स्क्वायर विल ऑल्सो बी एक्स स्क्वायर. देन दिस इज एन इवन फंक्शन. सिमिलरली कॉस एक्स इज इवन फंक्शन. कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो कॉस एक्स, है ना? तो ये हो जाता है इवन फंक्शन. एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन? वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव करने पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिले, जैसे कि एक्स क्यूब. तो माइनस एक्स अगर डालेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स क्यूब. सेम थिंग हैपेंस विथ साइन. ये पता होगा सबको वैसे, राइट? तो ऑड और इवन फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है. ये हमको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पता चलेगा. और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, ऑड और इवन के सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, उसकी बात करते हैं. आई कैन कंसिडर लाइक इवन फंक्शन यानी पॉजिटिव एंड ऑड फंक्शन यानी नेगेटिव. ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूं. जैसे कि देखो आप, इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ इवन फंक्शन, सो आई विल गेट इवन फंक्शन एज द आंसर. ठीक है? इवन मल्टीप्लाइड विथ ऑड, I will get odd function as the answer. Odd multiplied with even, I will get odd. Odd function multiplied with odd function will give me an even function. समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, तो ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो साथ में मिलके ये हो गए इवन फंक्शंस. ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? Okay, so if you want, you can note this down. ऑड एंड इवन फंक्शन का फंडा जिसको अभी क्लियर हुआ है, आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको. तो ये क्यों किया हमने ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन का डिस्कशन? बिकॉज
इंटीग्रल की सबसे कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी होती है माइनस से प्लस सेम लिमिट तक फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0 अगर फंक्शन ऑड है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से a का इंटीग्रेशन अगर फंक्शन इवन है, राइट। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगी ये प्रॉपर्टी। अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस a से 0 तक जितना आंसर आया वो नेगेटिव था और 0 से a तक आंसर पॉजिटिव होने वाला, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर इवन फंक्शन है तो ये नेगेटिव था तब भी आंसर पॉजिटिव और 0 से a तक भी आंसर पॉजिटिव, तो 2 टाइम्स 0 से a तक का जो आंसर मिलेगा वो आएगा। समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी? This is the most commonly used property in the examples. Okay? तो ये अभी हमने देखा वेरिएबल को रिप्लेस करने पे a प्लस बी माइनस एक्स वी गेट द सेम आंसर, और अगर लिमिट है 0 to a तो वी विल हैव ओनली a माइनस एक्स, तब भी हमको आंसर सेम मिलेगा। ये अभी हमने देखा। आफ्टर दैट हमने ये भी देखा अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस a टू a इंटीग्रेशन 0, अदरवाइज 2 टाइम्स 0 to a fx इंटीग्रेशन, राइट। उसके बाद है प्रॉपर्टी 6 and 7। 4th and 5th आर वेरी इंपॉर्टेंट। 6th and 7th अगर आपको याद नहीं है ना तो भी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। ओके, 6th प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर पीरियोडिक फंक्शन है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है जैसे कि साइन या कॉस, ओके, तो 0 से 2 पाई का उसका इंटीग्रेशन विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और 0 से n पाई तक का इंटीग्रेशन विल बी n टाइम्स 0 से पाई का इंटीग्रेशन। ओके, तो 6 and 7 आर very simple and basic properties। अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो अगर उसके एक साइकिल का एक जगह का मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो जितना भी मैं उसको अगर n साइकिल्स के लिए ले लूं, सो आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय n। समझ में आ रही बात? जैसे कि आप देखो यहां से यहां तक जितना इंटीग्रेशन मिला उसका 4 टाइम्स करेंगे तो 2 पाई तक का मिल जाएगा इफ द फंक्शन इज इवन। ओके, आमने सामने कैंसिल नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा। बट आपको समझ में आया? अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो 0 से k पाई विल बी k टाइम्स 0 to पाई इसका इंटीग्रेशन। बहुत ही कॉमन सेंस जैसी बात है, राइट? सो टेक 2-3 मिनट्स, गो थ्रू ऑल द प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज को इम्प्लाई करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 के जो ABCDEF क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन 12A। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन 12A और फिगर आउट कीजिए कि क्या करेंगे इसके अंदर। एक मोड फंक्शन है तो क्या कर सकते हैं? ओके, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन का बिहेवियर कहां से चेंज होता है। गाइस देखो, अगर मोड x मेरा फंक्शन है तो x लेस देन 0 जब है तो fx इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा, राइट। अगर x इक्वल्स टू -3 है तो fx प्लस 3 होगा, है ना। और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx इक्वल्स टू x ही होगा। ये समझ में आ रहा है ना, राइट। सो सिमिलरली सोचो, अगर fx इक्वल्स टू x प्लस 2 है
तो ये कहां से नेगेटिव और कहां से पॉजिटिव होगा फंक्शन? -2 से। अगर x लेस देन -2 है तो इसकी वैल्यू x+2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तब जाके मोड फंक्शन क्या करेगा, वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा एक और माइनस देके, राइट। और अगर -2 से ज्यादा है x की वैल्यू तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, देन द फंक्शन विल बी डायरेक्टली x+2। तो दैट मीन्स फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है x = -2 पे। दैट मीन्स मुझे फंक्शन को ऐसे दो पीस में लिखना पड़ेगा। ये हमने बॉक्स फंक्शन वाले में किया ना, समझ में आ रहा है? -2 तक फंक्शन विल बी दिस एंड -2 से +5 तक फंक्शन विल बी दिस। अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, जल्दी से करके बताओ। क्या मिल रहा है इसका आंसर? बी केयरफुल अबाउट सिली मिस्टेक्स। सो इसका आंसर आपको मिलेगा 29। तो अब क्वेश्चन बी में सेम लॉजिक बता के मुझे बताओ, सेम लॉजिक इंप्लाई करके मुझे बताओ क्वेश्चन बी में 12B ये फंक्शन को कहां से कैसे ब्रेक करेंगे। देखो, अगर मेरी लिमिट 1 से 4 है तो मोड x इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इसको ब्रेक करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 1 से 4 की लिमिट में इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, माइनस x = 3 तक ये नेगेटिव है ना, आगे माइनस था लेकिन प्लस है, मैंने गलती करी, यहां पे प्लस है, क्वेश्चन में यहां पे प्लस है। So what is the answer, guys? Yes, everybody is getting answer 10. तो अगर मोड फंक्शन है तो उससे उसके साथ क्या करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन,
So now 12C, try to solve question 12C. इसको ट्राई कीजिए. राइट, साइन एक्स इज ऑड बट उसका रेस टू पावर 4 है, सो दिस इज इवन फंक्शन. राइट, सो इवन फंक्शन के लिए सबसे पहले तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, अब मैंने आपको एक गाइडलाइन ऑलरेडी बताई थी. ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर. राइट, आई कैन राइट इट लाइक साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर. सो और साइन स्क्वायर एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. याद है ना, अभी लिखा था हमने उधर. ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो पावर में है या साइन एक्स 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, लीनियर फॉर्म में. तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूं. अपन में जो 2 है दैट विल बी 1/4, उसको बाहर ले लिया. ठीक है, अब ये दोनों तो बहुत सिंपल लीनियर फॉर्म में है, बट दिस इज cos स्क्वायर 2x. वंस अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला. दिस विल बी 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx. ठीक है, तो नाउ एवरीथिंग इज इन प्लस और माइनस फॉर्मेट. ठीक है, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos 4x बाई 2. तो अब इसका इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल. ठीक है, everyone is getting this answer. 3π/8. तो देखो, ये एक ऐसी टिप है, ये ऐसी गाइडलाइन है जो आपको याद रखनी चाहिए. साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जब भी है तो उसको यहां से हम लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं, विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर इंटीग्रेशंस. ओके, नाउ क्वेश्चन 12D. सो व्हाट हैपेंस विद दिस, डायरेक्टली अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं शायद आंसर सही मिल जाए, लेकिन टेक्निकली इट विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि हमको पता है ऑल एसटीसी रूल अगर हम देखें देन कॉस यहां पे पॉजिटिव होगा, 2 जगह पे नेगेटिव होगा. राइट, तो इसको हमें 4 उसमें ब्रेक करना पड़ेगा. 0 से π/2 3 में ब्रेक करना पड़ेगा. 0 से π/2 उसमें प्लस cos x, फिर π/2 से 3π/2 में माइनस cos x, और उसके बाद 3π/2 से 2π में प्लस cos x. तो एक तो ये कर सकते हैं. दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इवन फंक्शन है, cos x itself is even function, right? So और पीरियोडिक भी है, so I can write it like 2 times 0 से pi, okay, and once again I can write it like 4 times 0 से pi/2.
ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 0 से π/2 अगर आ गया तो cos इज पॉजिटिव ओनली, तो मुझे मोड से आजादी मिल जाएगी, ठीक है। एंड नाउ इसका इंटीग्रेशन 1 होता है, सो टोटल आंसर विल बी 4। जीरो से π/2 cos या साइन का इंटीग्रेशन विल बी 1 ओनली। ओके एवरीबॉडी, ये पता चला टू गेट रीड ऑफ द मोड हमने ये किया, प्रॉपर्टी 7 यूज करी पीरियोडिक फंक्शन वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12E, माइनस π/2 से π/2 x³ साइन रेज टू 4x dx। This is an odd function, right guys? Sin raised to 4x is the even function and x³ is odd function. Odd into even is odd. तो प्रॉपर्टी हमको पता है -a से a odd function का इंटीग्रेशन will be 0. Everyone is with me? This integration will be 0. Everybody has got this, right? तो guys लास्ट ये जो क्वेश्चन है 12F, this is a very interesting ट्रिक क्वेश्चन। जिसको सब कुछ समझ में आ गया है वो इसको ट्राई कर सकता है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर मिलता है दैट मीन्स आप बहुत अच्छे लेवल पे हो इंटीग्रेशन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 12F। सो गाइज दिस इज द क्वेश्चन, राइट? नाउ if we take LCM inside the bracket, क्या हो जाएगा 1 minus x upon x। ओके, दिस इज आवर इंटीग्रल। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4b यूज करेंगे। x will be replaced by 1 minus x। याद है 4b? देख लो अगर याद नहीं है। सो आई एम गेटिंग दिस। अब ये इसका रेसिप्रोकल है, राइट? सो log 1 अपॉन x इक्वल्स टू माइनस log x होता है, हमको पता है। सो आई कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ इसका रेसिप्रोकल, है कि नहीं? आई होप यू गाइज नो दिस। log 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x रेज टू -1, तो ये -1 आगे आ जाएगा। सो दैट गिव्स अस माइनस log x, है ना? सिमिलरली जब इसका रेसिप्रोकल किया तो नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रल। तो हमें क्या मिला? इंटीग्रल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल। दैट गिव्स अस कि ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, ठीक है? प्रॉपर्टी 4b is the important thing over here. Alright guys, once again हमारे पास एक इंटीग्रल था, उसमें सिर्फ ब्रैकेट में एलसीएम लिया। अब उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी 4b अप्लाई करी। x was replaced by 0 plus 1 minus x, प्रॉपर्टी 4b, ठीक है? सो 1 minus x आ गया यहाँ पे। सो आई गॉट रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल वन इन द लॉग, ठीक है? तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल अगर मुझे करना है तो माइनस आ जाएगा। सो इंटीग्रल इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? वी स्टार्टेड विद बेसिक इंटीग्रेशन। हमने देखा कि कौन से 4 अप्रोच 1 by 1 करने चाहिए, ओके? और आफ्टर दैट हमने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, और वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जस्ट टू क्लियर आउट आवर फंडा। ऑलराइट, इन द अपकमिंग लेक्चर हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये इंटीग्रेशन को एप्लीकेशन में कैसे लाए ज्योमेट्री के साथ, ओके? एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना, ये सब कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रल्स और ट्रिपल इंटीग्रल्स कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? एंड प्लीज रिमेंबर गाइस
ये बहुत ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड टॉपिक है, इसमें आपकी बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए। हर साल इंटीग्रेशन तो आने ही वाला है, ठीक है, ऐसा है ही नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा गेट में। सो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत मैटर करता है। एजुकेट का जो असाइनमेंट है, जो मॉड्यूल है, उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो लेट अस कंक्लूड टुडेज सेशन ओवर हियर। टेक केयर एंड जय हिंद।